मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया, मैं पुनः समझाता हूँ। 243 सीटें लड़ने का मतलब, Are you out of the NDA or no, are you not out of the NDA? Why should I be out of the NDA? A minister here and contesting against them there. वही formula. Why should I contest against them there? Who's saying that I will contest against them there? मैं 2020 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। 2020 में a little fact check, मैंने 243 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा था, मैंने 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे उस वक्त। और उस वक्त यस, आई मीन आई हैड माय कंसर्न्स विद देन चीफ मिनिस्टर एंड करंट चीफ मिनिस्टर, बिकॉज अलायंस में उस वक्त मुझे कॉर्नर किया जा रहा था। मैं एक ऐसे दौर की बात कर रहा हूं जब मेरे नेता का निधन हुआ था, मेरे पिता का निधन हुआ था, और 2020 में, और वो समय था जब चुनाव चल रहे थे। एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूं ही वॉज द वन हु वॉज लीडिंग द पार्टी, एंड शायद गठबंधन को मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि उनके बाद में पार्टी को आगे लेके जा सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने बहुत ही कम सीटें मुझे ऑफर की थी, और मेरी बातों को गठबंधन के भीतर उस वक्त सुना नहीं जा रहा था, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आज की तारीख में व्हेन यू से कि वो सेम वही चेहरा है, तो क्या आपके इश्यूज रिजॉल्व हो गए? ऑफ कोर्स रिजॉल्व हुए, क्योंकि अब मुझे गठबंधन के भीतर वो स्पेस मिलती है अपने कंसर्न्स को एड्रेस करने की। ऐसा नहीं है कि कंसर्न्स अभी भी नहीं होते हैं, बट जब गठबंधन के भीतर वो एड्रेस हो जाते हैं तो वो फोर फ्रंट पे नहीं आते, वो पब्लिक वो नहीं होते। व्हाट डिड यू आस्क? हनुमान अभी भी है प्रधानमंत्री के? हाँ हूँ, रहूंगा। ये व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा, और ये दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरे इस रिश्ते को मेरे प्रधानमंत्री से नहीं बदल सकती। और ये समर्पण भाव इतना ज्यादा था कि 2020 में भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा। मैं वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया, मैंने कोई ऑल्टरनेटिव अलायंस नहीं चुना, अकेले चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं लड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में क्या व्यक्तिगत रिश्ते और पॉलिटिकल रिश्ते सेपरेट हो सकते हैं? आपने कहा प्रधानमंत्री के हनुमान, प्रधानमंत्री जिस लीडरशिप के जिस पड़ाव पर हैं, वहां उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई है नहीं। अगर आप अलग जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता नहीं है कि कॉन्फिडेंस। कब बात की? जब आप 243 की बात करते हैं तो ये सवाल तो मैं क्या करूं? मैं मतलब सिर्फ मैं अपनी, मुझे जितनी 30, 40, 35 सीटें मिलेंगी सिर्फ मैं उसी पे ही ध्यान केंद्रित कर दूं, बाकी सीटों को मैं बोलूं कि जाओ भाड़ में, खुद देख लो। 137 में पिछली बार एक मिली थी आपको। Listen, Baba, what is the point of me being in an alliance? The whole concept of me being in an alliance is this only ना, कि मैं अपना वोट ट्रांसफर करवा सकूं। चलो मैं दाल का काम नहीं कर सकता, बट दाल में नमक का काम तो कर सकता हूं ना। कम से कम मैं उतना पुश तो दे सकता हूं जिससे कि वो सीट आप जीत जाओ। मैं नहीं बोलता कि मैं अभी आज की तारीख में चिराग पासवान में इतनी ताकत है कि मैं अकेले लड़के मैं सारी सीटें जीत जाऊं, बट मैं उन सीटों को जिताने में एक अहम भूमिका निभा सकता हूं जो सीटें शायद आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के मार्जिन से आप हार रहे हो, वो पुश तो मैं दे सकता हूं। तो आप कह रहे हैं 30-40 सीटों की पार्टी बनकर अलायंस में रहना आपके लिए मुश्किल है, एम्बिशन भी है और कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं आपका हो सकता है। तो कितनी सीटें आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटें डिजर्व करती है अलायंस में? और इतनी नहीं मिलेंगी तो मैं दिस इज दिस सिंपल। मतलब जितने इनोसेंस से आपने सवाल पूछ लिया, क्या इतना आसान? बिहार का चुनाव आने वाला है, इतनी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। इतना आसान होता तो अभी तक हम लोग शायद सीटों की घोषणा कर दिए होते। ये चर्चा अभी शुरू नहीं हुई? अभी नहीं हुई। तो इसीलिए आप यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, तो यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स बिफोर दैट। मेरी फिलहाल थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए अभी तो मैं क्या ही मसल्स फ्लेक्स करूं। मैं पूछना चाहती हूं कि आप बीजेपी के खिलाफ पिछली बार भी नहीं लड़े थे, तो क्या एलर्जी सिर्फ जेडीयू से है? एलर्जी की बात नहीं है। उस पार्टी के नेता मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पिछले 2 दशक से ज्यादा से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि सवाल कई बार एज एन एलाई भी आपके सवाल होते हैं। जैसा मैंने कहा कि 20 में मुझे स्पेस नहीं मिलता था, तो मुझे मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्नों को रखना पड़ता था, बट क्योंकि आज स्पेस मिलता है तो कई ऐसे विषय हैं जो कि गठबंधन के भीतर ही चर्चा करके उसका निष्कर्ष या समाधान उसका निकल जाता है।
प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं, सवाल आपसे बनते हैं। मैं अगर बिहार में सरकार का हिस्सा होता तो शायद मेरे पास स्पेस ज़्यादा होता चर्चा करने का। ये बात भी हम लोग को समझनी ज़रूरी है पॉलिटिकल क्लैरिटी के लिए। मैं केंद्र में ज़रूर मैं सरकार का हिस्सा हूं, पर मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। बट हाँ, मैं सरकार का क्या ही हाँ नहीं, वो अब तो वो भी नहीं ना, एक भी नहीं ना, अब वो भी जेडीयू के ही अब विधायक बन गए जो एक जीत के आए थे, तो उन्होंने भी जेडीयू ही ज्वाइन कर लिया था उसी वक्त। तो इसलिए मेरे पास वो संख्या बल भी नहीं है कि मैं सरकार का मैं हिस्सा बन सकूं। बट तो मैं जिस सरकार का समर्थन करता हूं बिहार में, आज की तारीख में भी उनसे अगर सवाल होते हैं तो मैं जरूर पूछता हूं। जवाब मिलता है? जरूर मिलता। नहीं मिलता होता तो तो फिर आज आप नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन हिम? सी आई मीन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास इस बात का अनुभव है कि बिहार जैसे राज्य को जिस स्थिति में उन्होंने उस राज्य की कमान संभाली थी। आज भी हम लोग कई बार जब 90 के दशक का जिक्र करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि भैया कब तक आप लोग जंगल राज के ऊपर ही उंगली उठा उठाकर आप लोग चुनाव लड़ते रहिएगा। बट ये जंगल राज उस युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है जो इस बार का फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 2005 के बाद जिसने जन्म लिया। उसको नहीं पता 2005 से पहले वाला बिहार कैसा है, और उसके लिए जानना जरूरी है। वाई? बिकॉज टुडे जब वो सोशल मीडिया के ऊपर जब वो दिल्ली, बंबई, दूसरे राज्यों से बिहार को कंपेयर करता है, विदेशों से बिहार को कंपेयर करता है, उसको ये पता ही नहीं कि 90 के दशक में बिहार को किस कदर तक बर्बाद कर दिया गया था। आज क्या है? जंगल राज नहीं है बिहार में, बट जिस परिस्थिति से निकाल के लाए हैं उससे बहुत बेहतर है। जंगल राज अगर आप अपराध को लेकर कर रही है तो डेफिनेटली अपराध इज अ बिग कंसर्न। और ये इसके कितने मर्डर्स हुए पिछले एक हफ्ते में, गिन सकते हैं आप? बिल्कुल बहुत हुए हैं, और ये बहुत शर्म की और चिंता की बात है। आपने पहले कहा था कि नीतीश कुमार का सेल्फिश डिजायर है टू बी पीएम, इसीलिए वो अपनी कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं। क्या स्थिति बदली है? जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे प्रधानमंत्री के समक्ष पूरे समर्पण भाव से देखता हूं, वो विश्वास मैं देखता हूं जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और खास तौर पे बिहार के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का समर्पण रहा है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का भी विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उतना ही है, और जब उनका विश्वास है तो मेरा भी है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं उनकी तबीयत को लेकर, बिकॉज हाल ही के कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जहां टेलीविजन पर भी ये दिखा है कि उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हैं। आप क्या कहेंगे? मैं अधिकृत व्यक्ति कतई नहीं हूं उनके व्यक्तिगत विषयों को लेकर टिप्पणी करने के लिए। नहीं, जो बात सही है, मतलब हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड विद हिम, बट हाँ जितना मैंने उनको, आप हमारी तरह ऑडियंस से देख रहे हैं, हाँ जितना मैंने उनको सार्वजनिक तौर पर उससे ज्यादा मैंने देखा। मैंने उनको प्रधानमंत्री जी के मंच पर घंटों तक देखा है, बैक स्टेज उनके साथ लंबे इंटरेक्शंस मेरे रहे हैं। मुझे कतई ऐसी कोई चिंता नहीं लगती उनकी कार्यशैली को लेकर जिसके लिए हम लोगों को इतनी चर्चा करने की जरूरत है। विपक्ष जरूर इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास करता है, एक नैरेटिव रचने का प्रयास कर रहा है, बट मैं मानता हूं कि जब आप एक राज्य का नेतृत्व करते हैं आप एक बहुत गंभीर पद पर होते हैं। ऐसे में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, चिंता भी उतनी होती, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको लेकर कोई ना कोई फैसला करते। आप बदल तो नहीं गए कुंभ के मेले में कहीं जैसे क्योंकि 2020 के आपके स्टेटमेंट्स और 2025 के स्टेटमेंट्स में कोई मेल ही नहीं है, या आप बदल गए हैं? देखिए, या तो मैं गठबंधन में नाविका जी आता और या बाहर रहता, मेरे पास विकल्प है ना बाहर रहने का। 2020 में जब मेरे पिता के निधन को कुछ घंटे नहीं बीते थे, मैं पहले चरण की सूची तैयार कर रहा था चुनाव लड़ने के लिए। मेरे लिए तो सबसे कंफर्टेबल टाइम था समझौते करने का, और 2020 में केंद्र में मंत्री बन जाता। मुझे 15 सीटें दी जानी थी लड़ने के लिए, 15 में से मैं 12-13 सीटें मैं जीतता। उसमें से मेरे 2-3 मंत्री मेरे बिहार में भी बनते। तो अगर सत्ता मुझे इतनी ही प्यारी होती तो मैं तभी बन जाता ना। सत्ता के लिए नहीं, भाजपा के साथ मेरे भाजपा का जो नेतृत्व कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री, मैं विचारों के साथ उनके साथ मैं जुड़ता हूं। मैं सहज मानता हूं अपने आप को एनडीए अलायंस में। और उसके बाद 18 जुलाई की तारीख अगर मेरे को ठीक से याद है 2023 में, जब वापस मैं
एनडीए का हिस्सा बना और प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाया, तो उस दिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या मैं इन सारी बातों को भूलने के लिए तैयार हूं, या फिर अगर मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ उतने ही डिफरेंसेस हैं और उन चीजों को नहीं भुलाया जा सकता, तो बहुत बेहतर है कि मैं फिर अलायंस के बाहर रहूं, अलायंस में रहकर भीतरघात करूं और अलायंस के विरोध में काम करूं। ये गलत सोच होती। मैं पूछना चाहती हूँ, इस वक्त एक अलग युद्ध चल रहा है बिहार में, और वो युद्ध है ये जो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है, और इस युद्ध में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं आपके सामने भी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने स्टे नहीं किया, लेकिन कल तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सूत्र और आगे आप जानते ही हैं। आप इस अभियान को क्या समझते हैं? क्या ये अभियान माइनॉरिटी वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने का अभियान है, इसीलिए जो ऑपोजिशन कर रहा है वो सही है? पहली बात तो ये एक संवैधानिक संस्था के द्वारा लिया गया एक फैसला है। इस पे इस तरीके की टीका टिप्पणी करना और जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को इसमें खोया गया है, मैं कतई उसको उचित नहीं मानता। जो लोग इस पे सवाल खड़े करते हैं, एक बार मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हर चुनाव के बाद ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करने का काम किया था डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर, धांधलियों को लेकर? क्या हर चुनाव के बाद लोकसभा के हों, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो पूरी वोटर लिस्ट को ही लेकर इन्होंने पूरा हंगामा कर दिया था कि इतने फर्जी वोटर बना दिए, इतने ये कर दिए, वो कर दिए। एक तरफ आप शिकायत करते हैं, उसके निवारण के लिए जब थरो रिवीजन किया जाता है उसमें भी आपको दिक्कत होती है। दिक्कत ये हो गई है नाविका जी, खुद तो मेहनत करनी नहीं है, खुद तो इनको पता है कि ये लोग जीतेंगे नहीं। अब उसके बाद ठीकरा किस पे फोड़े अपनी हार का, अब इन्होंने वो नई नई व्यवस्था तैयार करनी शुरू कर दिया। ईवीएम कब तक चलेगा? अब वो हो गया ईवीएम, अब इनको ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं। अब किसी राज्य के चुनाव के बाद आपको ईवीएम पे ठीकरा फूटता हुआ नहीं दिखता। अब ये वोटर लिस्ट आ गई है नहीं कि अब इतने नए वोटर, फर्जी वोटर ये तैयार कर दिए जाते हैं, वो तैयार कर दिए जाते हैं। तो अब इनको एक नया बहाना मिल गया, नया एजेंडा मिल गया। आप ही बता दीजिए ना क्या करना है फिर? रिवीजन करें, नहीं करें? क्या ये जरूरी नहीं है? मतलब क्या देश में बिना डॉक्यूमेंटेशंस के क्या लोग रहें, बिना नागरिकता उनकी जाने हुए, घुसपैठिए भी आके रह लें, सब आके रह लें? क्या आप उससे ठीक है? लार्ज नंबर्स में बिहार में क्यों नहीं है? आप सीमांचल के एरिया में जाके देख लीजिए, आधार कार्ड, मतलब वहां पे 100% की आबादी है तो वहां पे 123 से 135% तक के आधार कार्ड बने हुए हैं। क्या चल रहा है? ये हो ही रही है ना कहीं घुसपैठियों के साथ। अच्छा, उसके बाद जब तो ये आधार कार्ड बनाता कौन है? किसकी गलती है अगर आधार कार्ड जाली बन रहे हैं? तो अगर ये गलती हुई है तो इसको भी तो सुधारना होगा। अगर उसको लेकर अगर रिवीजन हो रहा है, क्योंकि कल को फिर शिकायत तो यही करते हैं ना आके भी। अच्छा, दूसरा, जब ये लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस को कि उसमें दिक्कत आ रही है, इनके कार्यकर्ता जमीन पे जाते ही नहीं है। हम लोग के कार्यकर्ता जमीन पर हैं, अगर किसी को दिक्कत होती है हम लोग मदद करते हैं। अगर बीएलओ एक लिस्ट बना रहा है तो हर राजनीतिक दल का एक बीएलए भी होता है। हम लोग बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। तो क्या 1 लाख के करीब हैं भैया? बिल्कुल। तो हम लोग से वो चुनाव के लिए अपॉइंट करती है पार्टी, जहां पे बीएलओ सरकार इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करके भेजता है, तो बीएलए हम लोग भी तो अपॉइंट करते हैं। वो करते हैं ना मदद, वो करेंगे मदद। बट ऐसे में सिर्फ वो एक हवा खड़ा करना, एक नैरेटिव खड़ा करना है, ताकि जैसे ही चुनाव ये लोग हारेंगे नवंबर में, सीधा बोल देंगे देखा हमने तो कहा था। आपको पहले से पता है? ऑफ कोर्स, जमीन पे रहता हूं, लोगों से निरंतरता में इंटरेक्ट करता हूं, पल्स तो समझ ही सकता हूं, मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप हैं। और who knows, you might have a second innings of predicting the weather in elections, but is this NRC through the back door? बैकडोर से अगर करना भी होगा तो क्यों करेंगे बैकडोर से? एनआरसी को लेकर सरकार ने अपनी बातों को, अपनी मंशा को जाहिर स्पष्ट तौर पे रखा है। ऐसे में ये माध्यम क्यों अपनाया जाएगा? आपकी पार्टी भी कहा जाता है, और पासवान जी के समय से ये कहा जाता था कि दलित और माइनॉरिटी वोटर्स आपके ज्यादा सपोर्टर्स हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो
इस वक्त SIR जो वोटर लिस्ट की कार्रवाई है वो अगेंस्ट माइनॉरिटीज होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट हर चीज में अगेंस्ट माइनॉरिटी ही क्यों चीजें चली जाती हैं। मेरी बिल्कुल समझ के परे हर चीज को हम लोग, और माइनॉरिटीज में भी सीधा मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाएगा। ये हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, ये हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। पहली बात तो मुझे ये बता दे, तथाकथित जितने प्रेमी बैठे हैं मुसलमानों के, इन्होंने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी उससे पहले लंबे समय तक केंद्र और मेरे बिहार में कौन सत्ता में था? क्या ये लोग सत्ता में नहीं थे? तो क्यों उसमें मुसलमानों के हालात को इतना बदतर बताया गया? क्यों उसमें मुसलमानों को लेकर इतनी चिंताएं जताई गई? आप ही बता दीजिए ना। कांग्रेस मुसलमानों की इतनी राबड़ी देवी जी ने तो इतनी चिंता जताई है, उन्होंने ताजिए को बिल्कुल वो करती है, हर बार करती है, अच्छी बात है, करना चाहिए, बट बता दीजिए क्यों फिर मेरे प्रदेश में मुसलमानों के हालात ऐसे हैं? 15 साल तक निरंतरता में किसकी सरकार रही? भाई आप लोग की सरकार रही ना। और जिस समीकरण को बनाकर आप चलते हैं, MY समीकरण को, जो जातीयता और सांप्रदायिकता के ऊपर आधारित है, उस समीकरण के लिए आपने क्या कर दिया? टेल मी व्हाट हैव यू डन फॉर M? फॉरगेट अबाउट M, व्हाट हैव यू डन फॉर Y? पर उन्होंने फोर्स तो कर दिया एनडीए को। सरकार ने अब कास्ट एन्यूमरेशन की सेंसस डिक्लेयर कर दी। बिहार चुनाव पास में था इसलिए करनी पड़ी ना। करनी पड़ी नहीं, ये एज एन एलाय हम सबकी भी ये विश थी, हम सब ये चाहते थे। मेरा तो उस वक्त बीजेपी के साथ डिफरेंस ही इन 2-3 विषयों को लेकर दिखाया जाता था कि कास्ट सेंसस चिराग चाहते हैं, बीजेपी नहीं चाहती। बट ये फिर वही व्यवस्था है जहां गठबंधन के भीतर हम लोग बैठे, चर्चा हुई, बताया गया, हनुमान जी की बात राम जी ने सुन ली। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार होंगे? चिराग पासवान doesn't have chief ministerial ambitions? I like the way you provoke. Provoke, it's a simple question. फिलहाल जब वैकेंसी ही नहीं है तो इन चीजों पे माथापच्ची करने तो का फिर कोई 243 सीटें लड़नी क्यों है? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? 243 लड़के ही जब तो आपने जीतेंगे। बनना ही नहीं मुख्यमंत्री, जब वो अरे सरकार तो अपनी बनानी है। अलग लड़के, किसने कहा और कब कहा? आपने कहा 243 सीट्स तो तभी 243 सीट पे पूरा का पूरा गठबंधन, एनडीए का हर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। तो आप अलग नहीं लड़ेंगे? ये तो मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही स्पष्ट कहा। और आप खुद लड़ेंगे? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे? हाजीपुर हैज ऑलवेज बीन रामविलास पासवान जी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से ही लड़ेंगे? कोई और आपने? ये तमाम चीजों पे जैसे मैंने कहा कि पार्टी इज वर्किंग ऑन दिस कि कौन सा। अरे बाबा, आई आल्सो नीड अ फीडबैक फ्रॉम द पार्टी ना। नहीं, बट आप तो स्ट्रेट टॉकिंग यंग फेस ऑफ, और मैं जैसे ही सीट, डोंट बी अ क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन एंड यू नो बल्कि अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस। अरे बाबा, the minute I'll have an answer, I'll give it to you. So what is your thought? What is your thought? No, there's a very interesting You can say that there will be deliberation, but what is Chirag Paswan's thinking and vision? My thinking is that yes, I want to contest election. Also, there's a very Which very constituency? interesting proposal that has come my way कि मुझे किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए. So that is also something which I am very strongly considering. Very soon. बता दीजिए बाबा, of course I'll tell you. 2-3 ऑप्शंस तो दे दीजिए कि जहां आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता There are है। multiple options. हम लोगों ने शुरुआत की थी, there's a series of rallies that I'm doing in Bihar, जहाँ पे बिहार के 4-5 जिलों का एक संभाग बना के वहां पे हम लोग सभाएं कर रहे हैं. शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद के इलाके से की. आरा में मेरी पहली बड़ी सभा थी. So that area can also be one of the areas. फिर हम लोग नालंदा गए, राजगीर में हम लोगों ने बहुत बड़ी सभा की. उसके बाद छपरा में हम लोग का कार्यक्रम था. अभी 19 तारीख को मुंगेर में हम लोग एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं. फिर गया जी में 26 तारीख को. सो वन आफ्टर द अदर. सो एक बार आई थिंक आई विल कंप्लीट दिस कोर्स, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन. 5 साल बाद कोई नहीं कोर्स डिसाइड करता. ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, just 5 weeks. लास्ट 5 years में आपने सोचा होगा कि इन 2-3 जगह में से एक मैं चुनूंगा. वो 2-3 जगह कौन सी? नहीं, मैं डायरेक्ट पूछ. Let it cook a little more in my brain ज्यादा before. गल जाएगी तो दाल अच्छी नहीं लगती है. मैं तो नमक हूँ. नहीं तो नमक को तो इतना कुक करने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती है. तो ठंडे पानी में भी घुल जाता है.
सही। हाँ, तो बता दीजिए कौन से। मैं क्या? जरूर। पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में और तेजस्वी यादव में क्या फर्क है? वो भी एक फैमिली एंटरप्राइज पार्टी है, आप भी एक फैमिली एंटरप्राइज पार्टी हैं। बोथ योर फादर्स वर द ओरिजिनल पीपल इन पॉलिटिक्स, उसके बाद द सन्स हैव फॉलोड देम। दोनों परिवारवाद के फ्लैग बेयरर्स के हैं। फ्लैग बेयरर्स हैं। हाँ, अगर ये सिमिलैरिटीज आप देखेंगे तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये तो सारी सिमिलैरिटीज फर्क हैं। फर्क हम दोनों की सोच में है, कार्यशैली में है। अगर इफ यू डोंट बॉइल डाउन एवरीथिंग जस्ट टू बीइंग नेपो किड्स, और मैं ये मानता हूं, मैं ईमानदारी से मानता हूं नाविका जी कि किसी बड़े व्यक्तित्व का बेटा या बेटी होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। ऐसे में जब आपने मेरा और मेरे छोटे भाई का जिक्र किया, दोनों की सोच में मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। आई स्टिल थिंक दैट माय यंगर ब्रदर तेजस्वी, वो अभी भी बहुत कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। वो अभी भी बहुत जात पात धर्म मजहब की, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। मैं बिहार में अमीरी गरीबी के गैप को मैं ज्यादा देखता हूँ। मेरे लिए चिंता उन गरीबों को लेकर होती है जो और गरीब होते जा रहे हैं। मेरे लिए चिंता उन पलायन किए हुए बिहारियों की होती है जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से बिहार से बाहर रहने को मजबूर हैं। पलायन रोकना तो एक तरफ की बात है, मैं रिवर्स माइग्रेशन की सोच के साथ में आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास एक क्लियर विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। आप बिहार की कोई एक समस्या मुझे बताएं, मैं आपको उसके समाधान में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इतना काम किया है बिहार की समस्या पे। बाढ़ सुखाड़ की हो, रेवेन्यू जनरेशन की हो, किसानों की लेकर हो, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हो। आई हैव वर्कड ऑन दीज डिटेल्स कंसर्निंग द डिफिकल्टीज एड्रेस बाय बिहार एंड बिहारीज। तो ये सोच का फर्क है। तेजस्वी जी में मुझे अभी भी आप दिखता जिस है सरकार कि को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, तो वही सरकार है, तो ये सब डिलीवर ही नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। तो अब आप इसका क्यों भी मैं सपोर्ट कारण कर रहे हो? बताता हूँ, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। आज जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं, शुरू में नहीं इतना समझ में आता था, पर आज समझ में आता है डबल इंजन की सरकार के लाभ क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों को पिछले देखने 11 को साल मिला। से डबल इंजन है। नहीं बाबा, 11 साल से कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। हम लोग के बिहार की आयरनी ही यही रही है कि हम लोगों के बिहार में विरोधाभास की सरकारें नहीं है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो 2015 में मुख्यमंत्री जी राजद के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई। तो ऐसे में वो विरोधाभास की सरकारें ऑन अ स्ट्रेच 27 साल तक मेरे राज्य में विरोधाभास की सरकारें थी। अब उसमें होता क्या, केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार धरातल पर नहीं उतारती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। अब लाभ मैं आपको बताता हूं, एक साल में जब मैंने कहा कि 7 बार तो मेरे प्रधानमंत्री, 7 बार मेरे तो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपोजिशन स्टेट्स को न्याय नहीं देती। मैंने इस बात का अनुभव यूपीए की सरकार के दौरान मैंने जरूर किया है। वो एनडीए 10 साल जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और जब हम लोग मांग करते थे, और जब केंद्र में जब एनडीए की सरकार आई है, तो मैंने देखा है उसका लाभ। और अब तो जब दोनों जगह एक सोच वाली सरकारें हैं। देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, और फेडरल स्ट्रक्चर में ये विरोधाभास होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट तेज प्रताप? आई मीन अगेन माय यंगर ब्रदर एंड सब आपके भाई हैं। अब रिश्ता तो है ही, मैं क्या करूं। उस परिवार के साथ वो संबंध तो पुराने रहे। पापा जी, लालू जी एक साथ काम किए हैं, समकक्ष रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे के साथी रहे हैं, तो वो रिश्ता उस वो रिगार्ड करते हैं आपको? हाँ, वो परिवार आपका रिगार्ड करता है? मैं जरूर ये मानना चाहूंगा, मेरे लिए लालू जी बहुत आदरणीय है, राबड़ी जी मेरी माँ है, मैंने हमेशा इस बात को माना है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर हैं बिहार के चुनाव में। आपको लगता है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि तिकोण्य कॉम्बैट होगा वहां पर बिहार में, और प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे? जितना मैं बिहार और बिहारियों को मैं समझ पाया हूं, और साथ ही में मैं पर्सनल अनुभव भी इसमें डालूंगा, क्योंकि 2020 में कहीं ना कहीं मैं इस भूमिका में था,
और मैं ये मानता हूं कि इवेंचुअली जब वोटिंग का दिन करीब आता है और मतदान हो रहा होता है तो चुनाव बाइपोलर हो जाता है। बिहार में मैंने इस बात को अनुभव किया है। बिहार और बिहारी इतने जागरूक हैं और अपना मत वो कतई बर्बाद नहीं होने देना चाहते, तो इवेंचुअली चुनाव बाइपोलर हो जाता है। हैविंग सेड दैट, प्रशांत जी मेरे पुराने और करीबी मित्रों में से एक हैं और जिस तरीके की सोच के साथ वो राजनीति में आए हैं, मैं उसका जरूर स्वागत करता हूं। अगेन देयर समबडी हु इज टॉकिंग बियॉन्ड द कास्ट लाइंस एंड रीजन एंड रिलीजनल लाइंस, सो व्हिच इज वेरी वेलकमिंग। मैं पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी जी आपके भाई कह रहे हैं कि बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे, यू बिलीव? 15 साल Brotherhood also has its limitations. 15 साल उनके परिवार के पास ही बिहार था। बोथ हिज पेरेंट्स हैड द अपॉर्चुनिटी टू गवर्न द स्टेट, और अगर वो उस वक्त चाहते इस सोच को वो धरातल पर उतार सकते थे। तकलीफ मुझे इस बात की है कि उस वक्त उन्होंने नौकरियों के बदले जमीन लेने का काम किया। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रखते हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जब तक आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो आप कैसे उसको अचीव करेंगे? बट फिर रोड मैप क्या है आपके पास? कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे? क्या है आपके पास बिहार में रेवेन्यू जनरेशन करने की सोच, या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम कैसे आप इंक्रीज करेंगे? इन सब चीज़ों को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके या बेटर एजुकेशन सिस्टम को लेके क्या पॉलिसीज हैं, किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, ये तो आपने कभी आज तक साझा किया ही नहीं। आज जो महाराष्ट्र में चल रहा है कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, और आपको पता है कितने बिहार के लोग, यूपी के लोग महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के, और उन हिंदी बोलने के लिए मारा पीटा भी जा रहा है उन्हें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गलत है, बहुत गलत है। भारत विविधताओं के लिए ही जाना जाता है और हर भाषा की एक अपनी खूबसूरती है। मैं अगर आपकी भाषा का सम्मान करता हूं, आप भी मेरी भाषा का सम्मान कीजिए। भाषाओं को एक दूसरे पे थोपना, मैं कतई इस बात का मैं पक्षधर नहीं रहा हूं। ये सिर्फ पॉलिटिकली ड्रिवन है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक जमीन खोई हुई है वो अपनी जमीन को हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ इस सोच के साथ ये किया जा रहा है। बट तकलीफ इस बात की है, क्योंकि अभी कल परसों मैं सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था, somebody living in